जी नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही YouTube चैनल शिक्षा मित्र क्लासेस पर। और बेटा मैं ईशु ठाकुर आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ लगातार, और आज आपके सामने करंट अफेयर क्लास 5 लेके मौजूद हैं। तो बेटा आज की करंट अफेयर की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे दो पंक्ति बोलना चाहता हूँ कि जीवन एक संघर्ष है। क्या जीवन एक संघर्ष है? और संघर्ष में ही आस है। संघर्ष में ही क्या है? आस है। और जब तक नहीं मिलेगी नौकरी तब तक करते रहेंगे प्रयास है। तो बेटा इसी प्रयास के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं, करंट अफेयर क्लास 5। ठीक है, तो चलिए बेटा हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन आता है बेटा, वो क्वेश्चन है कि कंजेशन के कि कंजेशन टैक्स इज सेट टू बी लॉन्च इन विच इंडियन सिटी। कि कंजक्शन टैक्स किस भारतीय शहर में शुरू किया जाएगा। तो आपके सामने जो ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी बेंगलुरु। ये आपके सामने ऑप्शंस है। तो सबसे पहले बेटा हम ये जान लेंगे कि भाई जो कंजेशन जो टैक्स है वो बेसिकली है क्या। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं बेटा। तो व्हाट इज कंजेशन टैक्स? तो कहता है अ congestion tax is a system of charging vehicles to enter certain area of a city during a peak hour। यानी कि जो कंजेशन टैक्स है वो एक व्यस्त समय के दौरान शहर के कुछ क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए वाहनों से शुल्क लेने की एक प्रणाली है। यानी कि जो सिटीज हैं जो ज्यादा व्यस्त रहती हैं सुबह के टाइम, या जो वहां पे ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो ये वहां पे लगाया जाता है बेटा। तो कंजेशन टैक्स का एक व्यस्त समय के दौरान शहर के कुछ क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए वाहनों से शुल्क लेने के लिए एक प्रणाली है। और ये यातायात की भीड़, वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए लोकप्रिय एक उपकरण माना गया है। ठीक है, तो इट इज अ पॉपुलर टूल। क्या बेटा? ये पॉपुलर टूल है। एंड टू रिड्यूस द ट्रैफिक कंजेशन, यानी कि ट्रैफिक को कम करने के लिए, एयर पोल्यूशन से बचाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए एयर पोल्यूशन को, एंड ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट को कम करने के लिए एक क्या बेटा एक महत्वपूर्ण कदम है। और इट कैन आल्सो हैव टू स्ट्रेंथन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बाय एनकरेजिंग पीपल टू स्विच फ्रॉम प्राइवेट व्हीकल्स। आपने देखा होगा कि आजकल सिंगल बंदा क्या अपनी गाड़ियों में जा रहा है, अपनी अपनी गाड़ी लेके जा रहा है, तो वो मेट्रो वगैरह या कोई भी एक अदर व्हीकल्स हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपनी प्राइवेट व्हीकल्स के अलावा। तो ये भी एक ऑप्शन है। तो ये लोगों को निजी वाहनों से स्विच करने के लिए प्रोत्साहित करके सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने में मदद कर सकता है। ठीक है, तो ये तो है बेटा कंजेशन टैक्स। की कंजेशन टैक्स होता क्या है, हर एक चीज की हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो जो ऑप्शंस होते हैं बेटा, तो उसके बारे में हमें पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये कहता है कि बेंगलुरु में, किसमें? बेंगलुरु में नो निर्दिष्ट मार्ग पर भीड़ भाड़ वाले घंटों के दौरान कंजेशन टैक्स लगाने की तैयारी है। तो ये जो कौन से राज्य में लगाया गया बेटा? ये बेंगलुरु में। किसमें लगाया है? और ये निजी वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित करके और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शहर में यातायात की भीड़ को कम करने का क्या है, एक प्रयास है। ठीक है, कि भाई वहां पे क्या हो, भीड़ भाड़ कम हो। और अनुमान है कि यातायात में देरी, भीड़ भाड़ और सिग्नलों के रुकने, सिग्नल मतलब जो रेड लाइट वगैरह होती है, समय की हानि, यानी कि जो टाइम बर्बाद होता है, ईंधन की हानि, पेट्रोल फ्यूल्स वगैरह जो क्या होते हैं बेटा, बर्बाद होते हैं, और संबंधित कारकों के कारण बेंगलुरु को प्रति वर्ष ₹19,725 का नुकसान होता है। कितना? ₹19,725। एक बेटा ये ह्यूज अमाउंट है जो क्या होता है बेटा, वेस्ट होता है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है जो बेंगलुरु ने शुरू करा है। तो अ कंजेशन टैक्स इज सेट टू बी इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द रश आवर के शुरू होता है 9 डेजिग्नेटेड रूट्स इन बेंगलुरु के अंदर। दिस इज एन एफर्ट टू ईज ट्रैफिक कंजेशन इन द सिटी विद एन एम टू, इसका एम क्या है, डिस्करेज टू द यूज ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स एंड प्रमोट करना यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को क्या करना, प्रमोट करना है। और इट एस्टिमेट दैट बेंगलुरु सफर कर रहा लॉस 19,725 19,725 करोड़ पर ईयर ड्यू टू दी ट्रैफिक डिले। किसके कारण भाई? ट्रैफिक के कारण क्या हो जाता है, देरी हो जाती है, टाइम पे नहीं पहुंच पाते, ऑफिस के वाले बंदे टाइम पे नहीं पहुंच पाते, और ट्रैफिक के कारण आपने देखा होगा एम्बुलेंस भी नहीं जा पाती, जिससे मरीजों की क्या हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। एंड कंजेशन, स्टॉपेज ऑफ सिग्नल, टाइम लॉस, फ्यूल्स लॉस एंड रिलेटेड फैक्टर्स। तो ये जो कहां पे शुरू किया गया था बेटा? बेंगलुरु में। किसमें? बेंगलुरु में। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी, बेंगलुरु में क्या किया है बेटा, शुरू किया गया।
और ये एक क्या है बेटा, बेंगलुरु के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है वे है, ताकि जिससे उसका जो लॉस हो रहा है वो भी क्या हो सके, कम हो सके, बल्कि हर एक शहर में ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हमारे पास कि दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वाज रिसेंटली कन्फर्ड टू विच एक्टर, यानी कि दादा साहेब फाल्के, क्या दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हाल ही में किस अभिनेता को क्या किया गया, प्रदान किया गया है। ठीक है, तो श्रीदेवी ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, बी वहीदा रहमान, मधुबाला या शबाना आजमी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है बेटा, ऑप्शन है। ठीक है, तो पहले हम बेटा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि भाई दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है क्या। तो आप देखेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है और इसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा, कौन सा मंत्रालय द्वारा बेटा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित संगठन फिल्म महोत्सव निर्देशालय द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसे किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। और प्राप्तकर्ता को भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान की, भारत के जो सिनेमा में उन्होंने एक शुरू से जो क्या दिया, योगदान दिया है बेटा, उसके लिए दिया जाता है, के लिए सम्मानित किया जाता है। और इसका चयन भारतीय फिल्म के उद्योग की प्रतिष्ठित हस्तियों वाली एक समिति द्वारा किया जाता है कि भाई किस हस्ती को ये क्या, किस अभिनेता अभिनेत्री को ये प्रदान किया जाए। और इस पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल यानी कि गोल्डन लोटस पदक और एक शॉल और हमारे पास बेटा $13,000 का नगद पुरस्कार शामिल किया जाता है, यानी कि 10 लाख के करीब ये अमाउंट वहां पे दिया जाता है इन्हें। ठीक है, और पहली बार ये 1969 में ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा में दादा साहेब फाल्के के योगदान को मानने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि 1969 में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और ये भारतीय सिनेमा में दादा साहेब फाल्के के योगदान को मानने के लिए कि उनका हमारे सिनेमा में कितना बड़ा योगदान था, इसलिए भारत सरकार ने ये शुरू किया गया था। और फाल्के 1870 से 1944 जो लोकप्रिय रूप से भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाने जाते हैं, कि जो भारतीय सिनेमा की अगर कहते हैं शुरुआत हुई है वो इन्हीं के द्वारा होती है, जनक है और अक्सर माने जाते हैं। और ये एक भारतीय फिल्म निर्माता थे जिन्होंने भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली पिक्चर फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 का निर्देशन किया था। कौन सी फिल्म का निर्देशन किया था बेटा, राजा हरिश्चंद्र की फिल्म का क्या करा था, इन्होंने निर्देशन करा था। और पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता अभिनेत्री कौन थी, देविका रानी थी। कौन थी, देविका रानी, जिन्हें 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया गया था। तो कौन थी वो पहली जिन्हें मिला था, ये देविका रानी थी जिन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो ये दादा साहेब फाल्के ये क्या अवार्ड है जो दिया जाता है सिनेमा में रोल के लिए। तो प्रेजेंटेड फर्स्ट 1969 में द अवार्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कमेमोरेट दादा साहेब फाल्के कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन सिनेमा। और फाल्के 1870 से 1924 who is popularly known as and often regarded as the father of Indian cinema, उन्हें बोला जाता है, जनक बोला जाता है। और was the Indian filmmaker who directed the India's first full length feature film, कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र 1930 में इन्होंने ये बनाई थी। और द फर्स्ट रिसेप्शनिस्ट ऑफ द अवार्ड, जो पहला अवार्ड ये दिया गया था वो कौन सी एक्ट्रेस थी हमारे पास, देविका रानी, हु वाज ऑनर्ड एट द 17th नेशनल फिल्म अवार्ड, इन्हें दिया गया था। ठीक है, तो द दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज इंडिया हाईएस्ट अवार्ड फील्ड सिनेमा के अंदर। इट इज प्रेजेंटेड एनुअली एट द नेशनल फिल्म अवार्ड एंड सेरेमनी बाय द डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप। ये कौन सेटअप करती है, मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, अभी मैंने आपको बताया। और द रिसिपिएंट्स इज ऑनर्ड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा में, जिनका क्या रहा है, शुरू से रोल रहा है। एंड इज सिलेक्टेड बाय द कमेटी कंसिस्टिंग एमिनेंट पर्सनैलिटी होती है फ्रॉम द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। तो एक ऐसी हस्ती जिसने बहुत शुरू से क्या दिया, योगदान दिया अपना सिनेमा के अंदर, और उसको ये क्या दिया जाता है, अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है। तो द अवार्ड कंप्राइज ऑफ स्वर्ण कमल, गोल्डन लोटस मेडलियन, आ शॉल, और अभी मैंने आपको बताया ये कैश प्राइज यहाँ पे अराउंड 10 लाख के अराउंड क्या दिया जाता है बेटा, ये कैश प्राइज, ये सॉरी ये प्राइज दिया जाता है। ठीक है, तो ये किसे मिला था भाई,
तो आप देखेंगे दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री वहीदा रहमान, किसकी बात कर रहे हैं हम, वहीदा रहमान को 2021 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसके लिए, 2021 के लिए, और जो भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, अभी मैंने आपको बताया। और ये केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा प्रदान किया गया था। और यह पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाता है। कहां पे प्रदान किया जाता है, ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाता है। और 2021 के पुरस्कार इस वर्ष प्रस्तुत किए गए, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हो गई थी, इसीलिए वो अवार्ड अभी रिसेंटली दिए गए हैं। ठीक है, और ये किसे दिया गया, वहीदा रहमान जी को दिया गया। तो जब बॉलीवुड एक्ट्रेस वहीदा रहमान हैज बीन कन्फर्म्ड विद द दादा साहेब फाल्के अवार्ड व्हिच इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहा उनका, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंडियन सिनेमा में फॉर द ईयर 2021, एंड इट वाज कन्फर्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो डायरेक्टर फिल्म फेस्टिवल के उनके द्वारा दिया जाता है। और जो अवार्ड है वो प्रेजेंट करते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी के दौरान। और 2021 में ये क्यों दिया गया, क्योंकि कोविड-19 की वजह से इसमें क्या हो गई थी, देरी हो गई थी। ठीक है, तो हमारे सामने जो बेटा ये ऑप्शन थे, तो ऑप्शन था हमारे सामने, ऑप्शन ए श्रीदेवी, ऑप्शन बी वहीदा रहमान जी और मधुबाला, और ऑप्शन डी यानी कि शबाना आजमी। तो हमारे पास जो है ऑप्शन बी, इसका क्या है बेटा, करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। वहीदा रहमान जी को ये अभी रिसेंटली में ये अवार्ड दिया गया, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, क्लियर है। तो चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इज द फर्स्ट क्रिकेट टीम, ऐसी पहली कौन सी क्रिकेट जो टीम है टू स्कोर मोर देन 300 रन इन T20 इंटरनेशनल, यानी कि T20 के अंदर जिन्होंने 300 के करीब क्या बनाए, 300 रन बनाए, 300। तो T20 में 300 से अधिक रन बनाने वाली पहली क्रिकेट टीम कौन सी है। तो ऑप्शन आपके सामने, ए साउथ अफ्रीका, बी नेपाल, सी बांग्लादेश और डी इंडिया। ठीक है, तो ऐसी पहली कौन सी टीम है जिसने 300 या उससे ज्यादा क्या स्कोर किया है T20 के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, ए साउथ अफ्रीका, बी नेपाल, सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी इंडिया। तो बेटा इसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो कहता है नेपाल बिकम द फर्स्ट टीम, क्या जो नेपाल है वो क्या बनी है, पहली टीम बनी है जिन्होंने स्कोर करा मोर देन 300 रन इन T20 व्हेन इट पोस्टेड अ टोटल 314। कितने रन बनाए इन्होंने, टोटल 314 रन बनाए अगेंस्ट मंगोलिया के खिलाफ एट द एशियन गेम, चाइना के अंदर जो क्या चल रहे एशियन गेम्स। तो नेपाल की जो अगर हम बात करें नेपाल की टीम में, तो नेपाल में कुशल मला उन्होंने कितना 137 नोट आउट रहे, 50 बॉल्स इंक्लूडिंग 12 6 एंड 8 4, यानी कि इन्होंने 12 तो छक्के मारे और 8 चौके मारे। वाइल दीपेंद्र सिंह ने ब्लास्ट 18 6 करे इन 10 बॉल में, इन हिज अनबीटन 52 ऑन द वे एंड टू रिकॉर्डिंग द फास्टेस्ट 50 बनाई इन फॉर्मेट ब्रेकिंग युवराज सिंह रिकॉर्ड। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया फास्टेस्ट 50 बनाने में, जो भारतीय टीम के युवराज सिंह प्लेयर थे उनका क्या कर दिया बेटा, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो नेपाल ने T20 में 300 से अधिक रन बनाने वाली पहली टीम बन गई जब उसने एशियाई खेल चीन में मंगोलिया के खिलाफ, किसके खिलाफ बनाए, मंगोलिया के खिलाफ कुल 314 रन बनाए। और नेपाल के कुशल मला ने 50 गेंदों में 12 छक्के और 8 चौके की मदद से नाबाद 137 रन बना दिए। और जबकि दीपेंद्र सिंह ने 10 गेंदों में 8 छक्कों की मदद से, यानी कि 10 गेंदों में कितने छक्के मारे, 8 छक्के मारे और नाबाद 52 रन बनाए। और इन्होंने युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ते हुए प्रारूप सबसे तेज अक्सर बनाने की राह पर आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अभी तक किसने बना रखा था, युवराज सिंह ने बना रखा था ये रिकॉर्ड, और अब किसके नाम है बेटा ये रिकॉर्ड, दीपेंद्र सिंह जी के ये नाम। क्लियर है। तो हमारे सामने जो ऑप्शन था ऑप्शन बी नेपाल, नेपाल ने ये रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, क्लियर है बात। तो बेटा हमारा बस यही एम रहता है कि भाई हर एक क्वेश्चन के साथ आपको पूरी तरीके से उसकी जानकारी दी जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स ऑन अक्टूबर 1 2023, यानी कि 1 अक्टूबर 2023 को, 1 अक्टूबर 2023 को मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो ऑप्शन आपके सामने ए आता है हमारे पास, अब्दुल्ला यामीन क्या है,
अब्दुल्ला यामीन है। दूसरा ऑप्शन आता है डॉक्टर इब्राहिम मोहम्मद सोली, क्या नाम है, डॉक्टर इब्राहिम मोहम्मद सोली। तीसरा आता है डॉक्टर मोहम्मद मुइजी, और ऑप्शन डी आता है आरिफ अलवी, क्या है, आरिफ अलवी। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है बेटा। तो 1 अक्टूबर 2023 को मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए बेटा थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो कहता है डॉक्टर मोहम्मद मुइज को, किसको, डॉक्टर मोहम्मद मुइज को 1 अक्टूबर 2023 को मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। किसे चुना गया, डॉक्टर मोहम्मद मुइज को। और उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली को हराकर 54% वोटों के साथ राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर ली है। यानी कितने प्रतिशत वोट उनके हक में गए, 54%। और डॉक्टर मुइजू एक ब्रिटिश शिक्षित सिविल इंजीनियर है, ब्रिटिश शिक्षित सिविल इंजीनियर है, और वर्तमान में मालदीव की राजधानी माले के मेयर के रूप में कार्यरत है। यानी कि जो मालदीव की बेटा राजधानी है माले, उसमें मेयर के रूप में ये क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। और अपने गुरु अब्दुल्ला यामीन की सरकार में, किसकी सरकार में, अब्दुल्ला यामीन जो इनके क्या थे, गुरु की सरकार में निर्माण मंत्री के रूप में उनकी पिछली भूमिका को देखते हुए राष्ट्रपति पद के लिए उनका रास्ता असंभावित माना जा रहा था। तो डॉक्टर मुइजू को मालदीव में चीन के हितों के प्रति सहानुभूति रखने वाला माना जाता है। यानी कि ये जो चीन को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और जबकि भारत जो मालदीव का महत्वपूर्ण पड़ोसी और पारंपरिक सुरक्षा और आर्थिक भागीदारी के प्रति उनका रुख कम अनुकूल है। तो यानी कि भारत के जो वो हैं, भारत के साथ उनका जो रिलेशन है वो ज्यादा कुछ खास नहीं है जितना चीन के साथ है। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मोहम्मद मुइजी को मालदीव के राष्ट्रपति चुने जाने पर क्या दी, बधाई और शुभकामनाएं उन्हें, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने उन्हें बधाई दी और शुभकामनाएं दी हैं, ठीक है। तो डॉक्टर मोहम्मद मुइजू को वहां पे राष्ट्रपति के लिए चुना गया है, ठीक है। तो डॉक्टर मोहम्मद मुइजू was elected as the first president of Maldives on October 1st, 2023. He won the presidential election with 54%. कितने प्रतिशत से, 54% ऑफ वोट, डिफीटिंग इनकम्बेंट प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली को हराया। और डॉक्टर मुइजू इज अ ब्रिटिश एजुकेटेड सिविल इंजीनियर है एंड करंटली सर्व करते एक मेयर के रूप में, जो माले है, जो कैपिटल है किसकी, मालदीव्स की कैपिटल है। और गिवन हिज प्रीवियस रोल एज अ वर्क ऑफ मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ हिज मैंडेट अब्दुल्ला यामीन की सरकार में, हिज पाथ टू द प्रेजेंट वाज कंसीडर्ड अनलाइकली एंड डॉक्टर मुइजू इज कंसीडर्ड सिंपैथेटिक टू चाइना के साथ ज्यादा बेटा इनका इंटरेस्ट रहता है, बल्कि भारत के साथ क्या रहता है, कम रहता है। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें क्या दिया बेटा, बधाई और अपनी शुभकामनाएं दी हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका ऑप्शन आता है, ऑप्शन हमारे पास कौन सा है बेटा, डॉक्टर मोहम्मद मुइजू, ऑप्शन सी हमारे पास क्या है बेटा, इसका आंसर है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्लियर है बात। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने आता है कि व्हाट इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ आदित्य L1 जर्नी, यानी कि आदित्य L1 की यात्रा का अंतिम गंतव्य क्या है। तो आपके सामने ऑप्शन है सूर्य पृथ्वी लैंग्वेज बिंदु L1, सन अर्थ लैंडिंग पॉइंट L1, बी अर्थ एटमॉस्फेयर, ऑप्शन सी ऑर्बिट ऑफ मार्स, और ऑप्शन डी सरफेस ऑफ द मून। यानी कि सूर्य पृथ्वी लैंग्वेज बिंदु L1, पृथ्वी का वायुमंडल, मंगल की कक्षा या चंद्रमा की सतह, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो उनकी जो L1 है उसकी फाइनल जर्नी, ठीक है। तो डेस्टिनेशन कौन सा होगा। तो चलिए बेटा थोड़ी सी इसकी जानकारी हम लेते हैं। कहता है आदित्य L1 सौर वातावरण का अध्ययन करने के लिए एक क्रोनोग्राफी अंतरिक्ष यान है। कौन सा, क्रोनोग्राफी अंतरिक्ष यान है बेटा ये, और जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और विभिन्न अन्य भारतीय अनुसंधान संस्थाओं द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। इसे जो डिजाइन किया है वो इसरो और उसके साथ ही जो सहभागी उन्होंने इसे डिजाइन किया है। और ये पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर, कितनी, 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 लैंग्वेज बिंदु के चारों ओर एक प्रभाव मंडल कक्ष में परिक्रमा करेगा, यानी कि चक्कर लगागा, जहां यह सौर वायुमंडल, सौर चुंबकीय तूफान और पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण पर उनके प्रभाव का क्या करेगा, अध्ययन करेगा। और ये सूर्य के अवलोकन के लिए समर्पित पहला भारतीय मिशन है, ये पहला भारतीय मिशन है। और
आदित्य L1 को इसरो के चंद्रमा मिशन की सफल लैंडिंग के 10 दिन बाद, यानी कि जो हमने मून पे लैंडिंग करी थी उसके 10 दिन बाद 2 सितंबर 2023 को सुबह के 11:50 पर PSLV C57 पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये डेट भी हमें पता होनी चाहिए कि भाई इसको कब लॉन्च किया गया था और किस समय, टाइम भी आपको पता होना चाहिए, सुबह के 11:50 पे। ठीक है, और आदित्य L1 के उद्देश्य क्या है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो है क्या, इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो सूर्य के क्रोमोस्फीयर और क्रोनो की गतिशीलता के निरीक्षण करने के लिए करता है, और क्रोमोस्फेरिक और क्रोनल हीटिंग आंशिक रूप से आयनित प्लाज्मा, भौतिक क्रोनल मास इंजेक्शन और उनकी उत्पत्ति, क्रोनल चुंबकीय क्षेत्र और गर्मी हस्तांतरण और फ्लेयर एक्सचेंज के अध्ययन करने के लिए ये काम करेगा। और उसकी स्थिति के आसपास भौतिक कण क्या है, वातावरण का निरीक्षण करना है, और कोरोना के नीचे कई परतों में प्रक्रियाओं के अनुक्रम को निर्धारित करने के लिए जो सौर विस्फोट का कारण बनते हैं, और अंतरिक्ष मौसम और सौर हवा की उत्पत्ति, संरचना और गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए इसके ये सारे क्या है, मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है, क्लियर है बात। तो आदित्य L1 इज अ क्रोनोग्राफी स्पेसक्राफ्ट है जो स्टडी करता है सोलर एटमॉस्फेयर, designed and developed by the Indian Space Research Organization ISRO and a various other Indian research institute ने इसे तैयार किया, और it will orbit in a halo orbit around L1 Lagrange point between Earth and the Sun at a distance about कितना 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम, कहां से, अर्थ से, where it will स्टडी करेगा सोलर एटमॉस्फेयर के बारे में, सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म के बारे में, and their effect on atmosphere around the earth, और उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा अर्थ पर। तो दिस इज द फर्स्ट इंडियन मिशन जो डेडिकेटेड टू ऑब्जर्व द सन, एंड आदित्य L1 वाज लॉन्च हुआ था PSLV C57 एट 11:50 ऑन 2 सितंबर 2023 को 10 डेज आफ्टर, इसके 10 दिन जो हमारा मून मिशन था उसके 10 दिन बाद ये क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ठीक है, और मेन ऑब्जेक्टिव अभी मैंने आपको बताया कि टू ऑब्जर्व करना डायनेमिक ऑफ द सन क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना, to study chromophysics and coronal heating, the physics of partially ionized plasma, coronal mass ejection and their origin, उसकी शुरुआत कहां से है, और coronal magnetic field and heat transfer mechanism and flare exchange के बारे में इसकी इंफॉर्मेशन, और ऑब्जर्व फिजिकल पार्टिकल इन्वायरमेंट अराउंड इट्स, उसकी पोजीशन क्या है, और टू डिटरमाइन करता सीक्वेंस प्रोसेस इन सेवरल लेयर बेनेथ द कोरोना दैट कॉज सोलर इरप्शन, एंड टू स्टडी ओरिजिन, कंपोजिशन, डायनेमिक स्पेस, वेदर और सोलर विंड के बारे में इसके उद्देश्य हैं जो ये क्या करेगा, प्राप्त करेगा। ठीक है, तो ये इसके क्या थे बेटा, उद्देश्य थे। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन क्या है, सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट है, अर्थ एटमॉस्फेयर था, ऑर्बिट ऑफ मार्स है, या सरफेस ऑफ द मून है। ठीक है, तो ये हमारे सामने क्या थे, ऑप्शन थे, और मैंने अभी आपको इसके सारी इंफॉर्मेशन आपको दिए कि आदित्य L1 किस तरीके से ये किसके साथ काम कर रहा है और इसके क्या क्या मिशन है। ठीक है, और सूर्य के क्रोमो और कोरोना की गतिशीलता का निरीक्षण करने के लिए और किस तरीके से हीटिंग या जो भी काम करता है, ये इसके क्या थे, उद्देश्य थे। ठीक है, क्लियर है बात। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, यानी कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने ए है वर्गीस कुरियन, ऑप्शन बी विक्रम साराभाई, ऑप्शन सी MS स्वामीनाथन, और ऑप्शन डी ध्यानचंद। ये आपके सामने चार ऑप्शन है कि भाई भारत के हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए बेटा इसकी जानकारी लेते हैं थोड़ी सी। तो MS प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन का निधन हुआ था। उन्होंने 1967 में पद्मश्री, 1971 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और उन्होंने हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक कार्यक्रम जिसमें रासायनिक जैविक प्रौद्योगिकी के अनुकूलन के माध्यम से गेहूं और चावल के उत्पादन की उछाल का मार्ग क्या करा, प्रदर्शित कराया।
तो MS स्वामीनाथन लेजेंडरी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, पास अवे, एंड ही वाज अ रिसेप्शनिस्ट ऑफ पद्मश्री इन 1967 में दिया गया था रेमन, एंड अवार्ड फॉर कम्युनिटी लीडरशिप इन द 1971 एंड द पद्म भूषण इन 1972 में एंड पद्म भूषण इन 1989 में ये अवार्ड इन्हें दिए गए थे। एंड ही प्ले अ क्रूशियल रोल इन ग्रीन रेवोल्यूशन में इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अ प्रोग्राम दैट पेव्ड द वे ऑफ जंप इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस, किसके प्रोडक्शन में बेटा, व्हीट एंड राइस थ्रू एडेप्टेशन ऑफ केमिकल बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने एक ये बहुत महत्वपूर्ण क्या कदम उठाया था भारत की कृषि के लिए। ठीक है, तो MS प्रसिद्ध, तो इसका आंसर जो आपके सामने होगा कौन होगा बेटा, वो MS स्वामीनाथन। हमारा ऑप्शन सी क्या है बेटा, इसका आंसर है। ठीक है, MS स्वामीनाथन इसका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द वुमेन पावर एंड कैंसर रिपोर्ट, यानी किस संस्था ने महिला शक्ति और कैंसर रिपोर्ट जारी की है। महिला शक्ति और कैंसर रिपोर्ट इन्होंने जारी करी है। ये WHO है, ठीक है, लासेंट आयोग है, CDC या जॉन हॉपिंग्स विश्वविद्यालय। ये चार ऑप्शन आपके सामने कि भाई किस संस्था ने महिला शक्ति और कैंसर रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, तो थोड़ी इंफॉर्मेशन बेटा इसके बारे में लेते हैं। तो कहता है अ न्यू लैंसेट कमीशन रिपोर्ट हाईलाइट करते दैट वुमेन एक्सपीरियंस विद कैंसर प्रिवेंशन, किससे बचाना, कैंसर से, केयर एंड ट्रीटमेंट आर नेगेटिवली इन्फ्लुएंस चाहते हैं सोशली जेंडर इम्बैलेंस रिजल्टिंग इन ग्रेटर सफरेज फ्रॉम द डिसीज डिस्पाइट सिमिलर कैंसर बर्डन एज अ मैन। तो लैंसेट कमीशन की एक नई रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैंसर की रोकथाम, देखभाल और उपचार के बारे में महिलाओं के अनुभव सामाजिक लिंग और असंतुलन से नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। नकारात्मक रूप से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पुरुषों के समान कैंसर के बोझ के बावजूद बीमारी से पीड़ित होने की संभावना क्या होती है, महिलाओं में ज्यादा हो जाती है। तो इस पे ध्यान किसने दिलाया बेटा, लैंसेट कमीशन। महिलाओं शक्ति और कैंसर शीर्षक वाली रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि लैंगिक असमानता, कि भाई जो लैंगिक असमानता है महिला और पुरुष में, ना केवल महिलाओं को रोगियों के रूप में प्रभावित करते बल्कि कैंसर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के साथ उनकी बातचीत को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। तो इस पे जो ध्यान दिलाया गया वो कौन सी कमीशन है बेटा, लैंसेट कमीशन है। कौन सी कमीशन है, तो हमारे सामने जो इसका ऑप्शन बी आंसर है, ऑप्शन बी लैंसेट आयोग जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, लैंसेट आयोग। ठीक है, क्लियर है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि भाई स्वावलंबन 2.0 किस संस्था का स्वदेशीकरण रोड मैप है, यानी कि स्वावलंबन 2.0 इज द इंडेस्टिनेशन रोड मैप ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। और वो इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, IRDAI है, नीति आयोग है, RBI या इंडियन नेवी है। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, जो स्वावलंबन 2 जो है इज द इंडेस्टिनेशन रोड मैप, किसका रोड मैप है, ये कौन सी संस्था है। तो चलिए बेटा इसकी जानकारी लेते हैं। तो कहता है नौसेना ने, किसने, नौसेना ने घरेलू सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग और स्टार्टअप के साथ साझेदारी में 75 वर्षीय की प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए पिछले साल निर्धारित अपने लक्ष्य को पार कर लिया, और जिसमें स्वावलंबन 2.0 के रूप में लॉन्च किया जा रहा है। और प्रौद्योगिकी शामिल प्रौद्योगिकी सहित सभी स्पेक्ट्रम में प्रगति की जा रही है। और पानी के भीतर अनुप्रयोगों के लिए नीले हरे लेजर, स्वयं हथियारयुक्त झुंड और पानी के नीचे झुंड ड्रोन, एकाधिक अग्निशमन सहायता, विभिन्न उपयोगों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत और समुद्री मिशनों के लिए एक अल्ट्रा धीरे छोटे ड्रोन का यहाँ पे क्या किया गया, विकास किया गया। और ये किसने शुरुआत करी है, नौसेना ने ये शुरुआत करी है। और तो the Navy has surpassed its target set last year to develop 75 project technology in partnership with domestic micro, small and medium enterprises के साथ MSME बोलते से, and startup which are going to be launched as a स्वावलंबन 2.0 या 2.0 बोल सकते हैं। और टेक्नोलॉजी इंक्लूड क्या क्या इसमें, टेक्नोलॉजीज आर बीइंग प्रोग्रेस अक्रॉस द स्पेक्ट्रम एंड इंक्लूडिंग क्या क्या, ब्लू ग्रीन लेजर फॉर अंडर वाटर एप्लीकेशन के लिए, ऑटोनोमस weaponized swans and underwater swan drones and multiple firefighting aids and introduction of artificial intelligence,
फॉर वेरियस यूजेस होते हैं एंड द डेवलपमेंट होता है अल्ट्रा एंड्योरेंस स्मॉल ड्रोन फॉर मैरीटाइम मिशन इसमें होते हैं। तो ये जो नेवी है उन्होंने क्या करी है बेटा, शुरुआत करी है। ठीक है, तो इंडियन नेवी विल रिलीज इट्स अपडेट इन डेस्टिनेशन रोड मैप नेम, जिसका क्या नाम दिया, स्वावलंबन 2.0 नेक्स्ट वीक, एंड इट विल प्रोवाइड अपडेट व्हाट हैज बीन अचीव्ड सो फार एंड वे अहेड एज पर दी वाइस एडमिरल संजय सिंह एंड द वाइस चीफ नेवल स्टाफ है। ठीक है, तो भारतीय नौसेना अगले सप्ताह स्वावलंबन 2.0 नाम से अपना अध्ययन संस्करण रोड मैप जारी करेगी और नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख कौन है, वाइस एडमिरल संजय सिंह के अनुसार यह अब तक क्या हासिल हुआ है और आगे की राह अपडेट प्रदान करेगा, ये इंफॉर्मेशन पूरी बताएंगे। तो जो भारतीय नेवी, इंडियन नेवी ने इसकी क्या करी है, शुरुआत करी है। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो हमारे सामने जो ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन डी इंडियन नेवी, इन्होंने इसकी क्या करी है, शुरुआत करी है। 2.0 बोलो 0 बोलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये भारतीय नौसेना ने इसकी क्या करी है, शुरुआत करी है। ठीक है, तो आपने देखा होगा बेटा कि मैं आपको हमेशा क्या करता हूँ, जो ऑप्शन देते हैं उसके बारे में भी बताता हूँ। तो मैंने बेटा जो आप देखेंगे हमारी लास्ट क्लास में और भी जो क्लासेस हुई हैं हमारी, उसमें नीति आयोग के बारे में बताया था, आरबीआई के बारे में बताया। तो IRDAI है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी हम क्या कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। RDAI। ठीक है, तो चलिए एक बार इसकी इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं। तो ये क्या है बेटा, IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसे बोलते हैं। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण बोलते हैं हम इसे। और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार, किसके, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के तहत एक वैधानिक निकाय है और इसे भारत में बीमा और पुनः बीमा उद्योगों को विनियमित करने और लाइसेंस देने का काम सौंपा गया है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, इसका गठन बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 द्वारा किया गया है था, और जो भारत सरकार द्वारा पारित संसद का एक अधिनियम था। और एजेंसी का मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है, जहां ये 2001 में दिल्ली से क्या कर दिया गया था, स्थानांतरित कर दिया गया था। और IRDAI एक 10 सदस्यीय निकाय है जिसमें भारत सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष 5 पूर्णकालिक और 4 अंशकालिक सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तो ये इसकी फुल फॉर्म याद रखना, फुल फॉर्म भी बेटा पूछ लेता है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI इसकी फुल फॉर्म है। और ये जो काम है इसका भारतीय बीमा और जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और अधिकार के तहत वैधानिक निकाय करता है। ठीक है, तो थोड़े से इंग्लिश में जानकारी ले लेते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द जुडिक्शन ऑफ, किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इज टास्क विद रेगुलेट करना, लाइसेंसिंग देना इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। एंड इट वाज कंस्टिट्यूटेड बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 के थ्रू हुआ, एंड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। और दी एजेंसी हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में, जो मूव हुई थी कहां से, दिल्ली से 2001 में। तो IRDAI इज द 10 मेंबर बॉडी इंक्लूडिंग द चेयरमैन है, 5 जो फुल टाइम के लिए और 4 जो है बेटा वो पार्ट टाइम मेंबर है, जो अपॉइंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे अपॉइंट किया जाता है। क्लियर है बात। ठीक है, तो हमारा एक ही एम है कि भाई आपको छोटी से छोटी जानकारी दें, चाहे वो ऑप्शन से रिलेटेड हो चाहे वो क्वेश्चन से रिलेटेड हो। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, विच स्टेट लॉन्च आ डेडिकेटेड टूरिज्म पॉलिसी 2023 एंड एम्स टू अट्रैक्ट ₹20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन 5 ईयर। यानी किस राज्य ने एक समर्पित पर्यटन नीति 2023 लॉन्च की और 5 वर्षों में 20,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है। तो भाई वो कौन सा राज्य है, तमिलनाडु है, गुजरात है, कर्नाटका है या महाराष्ट्र है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में भी हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं बेटा। तो तमिलनाडु वो कौन सी सरकार है, तमिलनाडु हैज अनवील्ड इट्स न्यू टूरिज्म पॉलिसी, जो डेवलप करती है मोस्ट अट्रैक्टिव एक्सपेंशन डेस्टिनेशन है एशिया में। ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर द स्टेट एम, जो 5 साल में जो इस राज्य का एम है ₹20,000 करोड़ इन्वेस्ट करना है टू फैसिलिटेट द स्किल डेवलपमेंट ऑफ
3 लाख पीपल एंड इन द नेक्स्ट 5 ईयर द स्टेट एक्सपेक्ट करती है टूरिज्म को कंट्रीब्यूट करती है एटलीस्ट 12%। कितने? 12% ऑफ स्टेट जीएसडीपी, यानी कि जीएसडीपी क्या है बेटा इसमें? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनुअली एंड टूरिज्म एंड सपोर्ट करती है स्टेट ऑफ एम्प्लॉय 25 लाख लोगों को। तो तमिलनाडु सरकार ने राज्य को एशिया में सबसे आकर्षक अनुभवात्मक गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए अपनी नई पर्यटन नीति का अनावरण किया है और अगले 5 वर्षों में राज्य का लक्ष्य क्या है? 20,000 करोड़ निवेश आकर्षित करना और 3 लाख लोगों के कौशल विकास को सुविधाजनक बनाना है। और अगले 5 वर्षों में कितने? अगले 5 वर्षों में उम्मीद है कि पर्यटन सालाना राज्य जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कम से कम 12% का योगदान देगा और राज्य में पर्यटन और सहायक उद्योग 25 लाख लोगों को रोजगार देंगे, यानी कि जो रोजगार मिलेगा अराउंड 25 लाख लोग होंगे। तो ये एक तमिलनाडु सरकार का क्या है? एक महत्वपूर्ण कदम है जो तमिलनाडु राज्य के लिए बहुत ही क्या है? फायदेमंद रहेगा। ठीक है, क्लियर है बात? तो हमारे सामने जो ऑप्शन आया, ऑप्शन कौन सा है हमारे सामने? ऑप्शन ए तमिलनाडु, वो राज्य है जिसने ये लॉन्च किया टूरिज्म पॉलिसी 2023 लॉन्च की। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इज नेम एज पर्ल ऑफ द सिल्क रोड, यानी किस अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को पर्ल ऑफ द सिल्क रोड नाम दिया गया है? पर्ल ऑफ द सिल्क रोड नाम दिया गया है। तो हमारे पास ऑप्शन आते हैं बर्लिन अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, वेनिस अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव या ताशकंद अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ये हमारे 4 ऑप्शन इसके आते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा इसकी भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो कहता है जो टाइटल है, ठीक है ना, पर्ल ऑफ द सिल्क रोड शीर्षक से ताशकंद अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में किया गया है। किसकी राजधानी? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में किया गया। और इस महोत्सव के आरंभिक उद्घाटन 1968 में हुआ था और टिफेस्ट में भारत की भागीदारी भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन के विषय में इर्द गिर्द घूमती है। तो जो टाइटल था पर्ल ऑफ द सिल्क रोड, वो कहा? ताशकंद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। वो वाज इनॉग्रेटेड इन ताशकंद, द कैपिटल ऑफ, किसकी कैपिटल है ये? उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। ठीक है, तो जो हमारे सामने ऑप्शन आया बेटा वो कौन सा होगा बेटा? ऑप्शन डी आप देख रहे हैं, ताशकंद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये हमारा क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, चलिए बेटा आज की क्लास में हमने इतने क्वेश्चन करे। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक हमारी इस क्लास को बेटा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल शिक्षा मित्र क्लासेस को क्या करें? सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ हम आज की क्लास में आपसे विदा लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलते हैं। सबके लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।